नमस्ते बच्चों। आज हम लोग सरफेस टेंशन के सेकंड पार्ट में आ रहे हैं और सरफेस टेंशन का सेकंड पार्ट हम लोग खत्म करेंगे। एक लेक्चर हमने पहले कर लिया है, तो सरफेस टेंशन का अगर बेसिक डेफिनेशन से आपको कुछ समझना है तो आप इससे पहले का वीडियो देख लीजिए। सरफेस टेंशन पार्ट 1 देखा लिखा हुआ और वहाँ से आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले कार्यक्रम में, जो कि है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। याद करो, कल हमने बात किया था कि जो सरफेस टेंशन का वीडियो था, पहला वीडियो, कि अगर मान लो वो जो वाइट वाली शूज आती थी उसमें अगर पानी चला जा रहा था तो हम लोग क्या करते थे, वैक्स लगा देते थे। अगर वैक्स लगा दिया तो पानी उसके अंदर नहीं जाता था। क्यों नहीं जा रहा? बिकॉज ऑफ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, आइए उसी बात को समझते हैं। तो पहली बात, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बना कैसे, आइए उसको समझते हैं। तो ये वो एंगल है जो कि हमेशा इंटरफेस पे आएगा। इंटरफेस कहाँ है बेटा? ऊपर वाले इधर है, इधर है। इंटरफेस मतलब एक लिक्विड और दूसरा एयर। ठीक है, कहां ड्रॉ किया जाएगा? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पहला पॉइंट क्या आया कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहां पर हम लोग बताते हैं? इंटरफेस पे बताते हैं। और कहां बताते हैं दूसरा पॉइंट? वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे बताते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बात समझने के बाद इसके डेफिनेशन में आते हैं। तो ये वो एंगल है जो कि टेंजेंट लिक्विड एयर इंटरफेस पे जब आपने ड्रॉ किया था तो सॉलिड सरफेस के रिस्पेक्ट में बना है। तो यहां पर अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ करा तो वो कहां पर आया बेटा? वो आया हमारे पास ये टेंजेंट या डाउनवर्ड आया। जो एंगल आपको दिख रहा है ये बना हमारे पास एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो फिर से समझे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या था। तो पहली बात, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इंटरफेस पे आएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे आएगा। ठीक है, ये कौन सा एंगल है? ये वो एंगल है जो कि टेंजेंट टू द लिक्विड एयर इंटरफेस मेक्स विथ सॉलिड सरफेस। कौन सा सॉलिड सरफेस? इनसाइड द लिक्विड। ठीक है, तो ये हमारे पास टेंजेंट ड्रॉ हुआ, सॉलिड सरफेस, ये था। इन दोनों के बीच का एंगल को हमने बोला एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अगर वाटर के लिए बात किया जाए तो ये वैल्यू लगभग 0 डिग्री के बराबर होती है हमारे पास। आते हैं मर्क्यूरी में। तो मर्क्यूरी में अगर आप देखें तो अब डेफिनेशन पे जाएं। पहले डेफिनेशन क्या हुआ? इंटरफेस, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उसके बाद हम लोग एक्चुअल डेफिनेशन पे आए। क्या है बेटा एक्चुअल डेफिनेशन पे? टेंजेंट टू द लिक्विड एयर, ठीक है, मेक्स एंगल विथ सॉलिड इनसाइड द लिक्विड। तो सॉलिड इनसाइड द लिक्विड ये वाला पार्ट हुआ, और ये आया टेंजेंट टू द लिक्विड एयर या टेंजेंट टू द लिक्विड एयर इंटरफेस, ये एंगल बना। तो मर्क्यूरी के केस में जो एंगल बनता है हमारे पास वो ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि याद करो पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि इसमें कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, बहुत ज्यादा है वाटर के कंपैरिजन में। इसका कोहेसिव भी है, एडेसिव फोर्स भी ज्यादा है वाटर का, तो इसलिए ऊपर की तरफ चढ़ गया। अब इसी दोनों बात को यहां पर हम लोग ड्रॉ करके देखें क्या है, समझे जरा। तो यहां पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया ये लिक्विड एयर में था, तो इसका नाम क्या दिया? टेंजेंट या सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड एयर। तो बिटवीन लिक्विड एंड एयर। ये सॉलिड सरफेस था बेटा, तो इसको हमने लिखा सॉलिड सरफेस, सॉलिड इन लिक्विड, और ये सॉलिड इन एयर है। अब अगर आप इन दोनों को देखो बेटा तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये जो फोर्स है या फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन सॉलिड एयर, वो बैलेंस कर रहा है क्या? लिक्विड एयर को भी एंड लिक्विड सॉलिड इन लिक्विड को भी। तो यहां से हमने बात की तो बोल सकते हैं हम कि सॉलिड एयर का सरफेस टेंशन ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? सरफेस टेंशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के बराबर। ठीक है, उससे ज्यादा। अगर आप इस पार्ट में देखें बेटा तो सॉलिड लिक्विड जो है हमारे पास सरफेस टेंशन, और इन सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड का मतलब क्या हुआ? ये वाला पार्ट, ठीक है, जो कि सॉलिड पोर्शन है और लिक्विड के अंदर है, या सॉलिड लिक्विड का इंटरफेस है, जो वो किससे ज्यादा होगा इस बार? सॉलिड एयर से ज्यादा होगा। तो इस बार अगर आप देखें तो आप बोल सकते हैं कि सरफेस टेंशन ऑफ सॉलिड लिक्विड इज मोर देन सरफेस टेंशन ऑफ सॉलिड एयर की। ठीक है, कभी कभी हमें यह भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि सॉलिड लिक्विड का ये एक्सप्रेशन देकर पूछा जा सकता है कि बताइए मेनिस्कस इसका कैसा बनेगा। ठीक है, या एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा होगा। तो यहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है? ऑब्ट्यूज। ठीक है, या अगर मर्क्यूरी के केस में बात की जाए तो ये 135 डिग्री के बराबर लगभग होता है। फिर से समझे एंगल ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन क्या। पहली बात तो हमारे पास एंगल ऑफ कांटेक्ट कहां ड्रॉ किया जाएगा? इंटरफेस पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ये वो एंगल है जो कि टेंजेंट टू द लिक्विड एयर मेक्स करता है सॉलिड इनसाइड लिक्विड। यही डेफिनेशन यहां पर लिखा गया होगा। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इन सरफेस टेंशन अगर बात करें तो ये एंगल बिटवीन ए सॉलिड सरफेस एंड टू द टेंजेंट टू द लिक्विड फ्री सरफेस एट द पॉइंट वेयर दे मीट। ठीक है, वही बात को घुमा फिरा के बोला गया। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए
तो अगला पार्ट आता है हमारे पास एनर्जी इन ए ड्रॉप के बराबर। समझे जरा क्या बोला गया है। पहले याद करो एनर्जी इन ईच ड्रॉप की अगर हम लोग बात करें, चलो ड्रॉप के साथ साथ हम दो और बातों को लिख लेते हैं। एनर्जी, तो अगर हम लोग बात करें सरफेस एनर्जी के बेटा, तो लिक्विड ड्रॉप था हमारे पास, लिक्विड ड्रॉप था। तो लिक्विड ड्रॉप में जो सरफेस एनर्जी होगा हमारे पास किसके बराबर होगा, आपको ये याद करना होगा। याद करो सरफेस टेंशन के डेफिनेशंस में। तो सरफेस टेंशन का अगर आप डेफिनेशन को याद करें तो हमारे पास था क्या, इट इज ऑल्सो इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो अगर मुझे एनर्जी निकालना है तो सरफेस टेंशन से एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिक्विड ड्रॉप में अगर हम लोग एनर्जी लिखें सो दैट इज इक्वल टू कितने के बराबर आ जाएगा बेटा हमारे पास, सरफेस टेंशन इनटू एरिया क्या आ गया यहाँ पर 4πr² के बराबर। सेम आता है हमारे पास सरफेस टेंशन या सरफेस एनर्जी फॉर सोप बबल। तो सोप बबल, ठीक है, सो बबल्स। अब इसके लिए अगर सो बबल्स के केस में जाएं तो हमारे पास इंटरफेस दो होता था, एक तो अंदर भी और दूसरा बाहर भी, तो सरफेस टेंशन 2 टाइम लगा था। यानी इस केस में अगर हम लोग एनर्जी निकालें तो दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन इनटू 4πr²। तीसरा आता है हमारे पास सरफेस एनर्जी फॉर रेक्टेंगुलर फिल्म, रेक्टेंगुलर फिल्म, ठीक है बेटा। कल हमने रेक्टेंगुलर फिल्म का बात किया था, याद करो एक हमारे पास ऐसा रेक्टेंगल बना था, इसको सोर्स सॉल्यूशन में आपने डुबा दिया था। तो इसका एनर्जी कितना होगा, मान लो ये ए है ये बी है, तो हम लोग यहाँ पर एनर्जी लिखें तो आ जाएगा फिर से 2 टाइम्स सरफेस टेंशन है तो 2 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन, क्योंकि सोर्स सॉल्यूशन है, एक ऊपर भी एयर है इंटरफेस, एक पीछे भी है, इनटू एरिया, एरिया है हमारे पास ए इनटू बी। तो हमारे पास सरफेस एनर्जी का 3 फॉर्मूला। ठीक, हमारा केस खत्म नहीं हुआ, हमारा केस तो बकायदा अब स्टार्ट हुआ है। आइए हमसे सवाल क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले एक सवाल या इसमें केस क्वेश्चन बनता है कि आपके पास n ड्रॉप्स हैं, n आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं। सो व्हेन n आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच हैविंग स्मॉल r रेडियस कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, देन फाइंड लॉस ऑफ एनर्जी, ये पूछा जा सकता है आपसे। और कई बार इसी से आपको इक्वेट करके बोला जाएगा कि बताइए कि टेम्परेचर राइज से कितना हुआ। तो दोनों बात में हम लोग बात करेंगे। आइए तो पहले हम लोग कैपिटल आर स्मॉल आर के बीच में रिलेशन देखें। हमने एक बार पहले भी निकाल रखा है ये, जब हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी की बात कर रहे थे। तो अगर आपको वो केसेस याद नहीं है तो टर्मिनल वेलोसिटीज यानी विस्कोसिटी वाले पार्ट में जाएं, वहां के लेक्चर्स देखें, आपको वो बात समझ में आ जाएगा। चलिए वापस आते हैं। फिलहाल हम लोग डिराइव भी कर देते हैं। वॉल्यूम सेम है तो हमारे पास n इंटू 4/3 ऑफ पाई ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई ऑफ कैपिटल आर, सॉरी क्यूब ना, देखो मस्त मजा आता है। यानी r की वैल्यू आप n का पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर लिख सकते हैं। ठीक, आइए हमारे पास E1 की अगर बात करें तो एनर्जी इन द फर्स्ट इज n इंटू 4 पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू सरफेस टेंशन। ये आया हमारे पास इनिशियल एनर्जी। अब दूसरा या फाइनल बिगर ड्रॉप का एनर्जी अगर आप निकालें तो दैट इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू 4 पाई इनटू कैपिटल आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करें। हमारे पास लॉस ऑफ एनर्जी निकालना, ये E2 है, तो डेल्टा E अगर हम निकालें लॉस ऑफ एनर्जी, दिस माइनस दिस, दोनों को माइनस कर दीजिए। तो हमारे पास आया सरफेस टेंशन इनटू 4 पाई, यहाँ पर आया n इंटू स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। अब देख बेटा, हमें यहाँ से स्मॉल आर को अगर हटाना है, स्मॉल आर किसके बराबर होगा, तो इसी सेम फॉर्मूला से मैं लिख सकता हूँ कैपिटल आर बटे n का पावर 1/3। ऑलराइट, तो अब स्मॉल आर की जगह ये पुट कर दीजिए, तो आया हमारे पास सरफेस टेंशन इनटू 4 पाई इंटू n इंटू यहाँ पर आया आर स्क्वायर और ये आया n का पावर 2/3 माइनस आर स्क्वायर। आप चाहो तो आर स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो, डेल्टा E की वैल्यू आ गई हमारे पास सरफेस टेंशन इनटू 4 पाई ऑफ आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देख बेटा, n का पावर डिनोमिनेटर में 2/3 है, ऊपर जाएगा तो n का पावर 1 माइनस 2/3 बन जाएगा। तो वहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके लिए आंसर आ जाएगा n का पावर 1/3 माइनस 1 के बराबर। ये आया हमारे पास आंसर। ठीक है, तो जो चेंज इन एनर्जी है वो इसके बराबर आया। अब इसी को कई बार आपसे बोला जाता है कि बताइए राइज इन टेम्परेचर कितना होगा, तो डेल्टा E को हम लोग किससे बराबर कर देंगे, mc डेल्टा T। तो आपको पास स्पेसिफिक हीट दिया रहेगा, मास दिया रहेगा। मान लो मास नहीं दिया है
तो आप मास अगर नहीं दिया तो क्या कर सकते, डेंसिटी दिया होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके भी आप ये केस बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास है लिक्विड बबल का सरफेस एनर्जी कितने के बराबर है, सरफेस टेंशन इनटू 4πr²। फिर आया सोप बबल, तो क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन है तो 2 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन। उसके बाद आया फिल्म के लिए आया हमारे पास 2t इंटू उसका एरिया विच इज a इंटू बी, ऑफकोर्स a इंटू बी ही लिखा ना, a इंटू बी। फिर आया हमारे पास केस, कौन सा केस था कि अगर n ड्रॉप्स है हमारे पास, एन आइडेंटिकल ड्रॉप्स है, इसको कंबाइन करके बिगर ड्रॉप बना दिया, तो बताइए कितना लॉस ऑफ एनर्जी हुआ होगा। तो सबसे पहले हमने एनर्जी 1 निकाला, एनर्जी 2 निकाला, एनर्जी 1 ईच ड्रॉप का निकालकर n से मल्टीप्लाई करा, एनर्जी 2 बिगर ड्रॉप का निकाला, दोनों का डिफरेंस लिया, एक्सेस एनर्जी मिला। यही एक्सेस एनर्जी को हम लोग mc डेल्टा t से भी इक्वेट करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, या डेल्टा t निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ये बात। कॉपी कर लीजिए यहां तक। चलो हम लोग अगले पे आते हैं। इसी पे बेस्ड हमारे पास ये क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, तो चलो जैसे कि मैंने आपको कई बार बोला है, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो वहां पर गिवन डाटा को 1 से 2 टाइम में ही आपको पढ़ना होता। अगर आप 2 टाइम्स या 3 टाइम्स से ज्यादा पढ़ रहे हैं तो आपने सवाल को नहीं पढ़ा। तो आप कोशिश करें कि जितनी भी आप सवाल सॉल्व करें उसमें जो गिवन डाटा है उसको आप लाइन बाय लाइन साथ साथ ही अंडरलाइन करते चले। जैसे कि यहाँ पर दिया है हमारे पास 1000 स्मॉल ड्रॉप, ईच का रेडियस स्मॉल r है, तो हमारे पास नंबर ऑफ ड्रॉप कितने के बराबर आया, 1000। ठीक है, स्मॉल r रेडियस है, ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, तो कैपिटल R भी दिया होगा हमारे पास। चेंज इन एनर्जी क्या होगा अगर सरफेस टेंशन T की वैल्यू बात की गई है। हम लोग चाहें तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारा फॉर्मूला जो अभी था हमारे पास डेल्टा E किसके बराबर था बेटा, वो हमारे पास, तो वो था हमारे पास सरफेस टेंशन इनटू 4πr²। ठीक है, 4πr² इनटू यहां पर आया था हमारे पास n का पावर 1/3 माइनस 2। अब ये भी हमने निकाला है। कैपिटल R स्मॉल r के बीच में क्या रिलेशन था वो भी आप निकाल सकते हैं, तो दैट वाज इक्वल टू 1/3 ऑफ स्मॉल r के बराबर। ठीक है बेटा, अब आप इसको सिंपलीफाई करें, आपका काम बन जाएगा। तो कैपिटल R की वैल्यू कितनी आई, 1000 का 1/3 यानी 10 इंटू r के बराबर आई। यहां पर आया 10, इसको देखो बेटा, तो ये भी आ जाएगा 10 क्योंकि 1000 का पावर 1/3, तो 10 आ जाएगा, 10 माइनस 1 कितने के बराबर, 9 के बराबर आ गया। 9 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 10r का स्क्वायर यानी 100 हो जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ सरफेस टेंशन इंटू 4π इंटू यहाँ पर आया 10 स्मॉल r का होल स्क्वायर और यहाँ पर आया 9, यानी कि अगर हम लोग देखें तो ये आया 900 इंटू सरफेस टेंशन इंटू 4π इंटू स्मॉल r स्क्वायर के बराबर। ये आया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, तो कोई खास बात नहीं किया हम लोगों ने जो पहले बात किया था बस उसी को आगे धीरे धीरे बढ़ाया है। ऑलराइट, आइए आगे बढ़ते हैं। देख बेटा, ये केस ना लास्ट टाइम हमने किया हुआ था। ठीक है, अगर इस केस को हम लोग समझें तो हमने क्या देखा था, वापस से आ जाओ भाई। हाँ, तो इस केस को देखो, तो वहां पर हमने पेयर्स करा, जैसे ही पेयर्स करा तो क्या हुआ, हमारे पास एक रिंग फॉर्म हो गया था और वही है केस हमारे पास सॉल्व करने का। आइए हम लोग अपने सवाल पे चलते हैं। तो सवाल क्या है उस बात को समझना। तो हमारे पास बोल रहा है एक थिन लूप है थ्रेड का जो कि फ्लोट कर रहा सोप फिल्म में इनसाइड अ वायर फ्रेम व्हिच इज केप्ट इन हॉरिजॉन्टल फ्रेम। ठीक है, जब फिल्म को पियर्स किया जाता है तो लूप अरेंज करता है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। आइए, सरफेस टेंशन दिया हुआ है हमारे पास, तो आपसे टेंशन निकालना है। इसको हमने पियर्स करा, इसका एक छोटा सा पोर्शन हम लोग यहां से लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये छोटे पोर्शन को हम लोग यहां पर देख रहे हैं। आइए कहानी को और समझते हैं। तो देख बेटा, इसको अगर मैंने यहाँ पे थीटा लिया है, ये भी हमारे पास थीटा हो जाएगा, तो ये आया सरफेस टेंशन T, यहाँ पर भी सरफेस टेंशन T के बराबर आएगा। ठीक है, आइए एंगल्स को हम लोग चेक करते हैं। तो हमारे पास ये जो एंगल थीटा होगा तो ये भी हमारे पास थीटा ही है, ये भी हमारे पास थीटा ही है। तो यहाँ का एंगल कितने के बराबर आ जाएगा, ये एंगल हमारे पास आएगा 90 माइनस थीटा के बराबर। ऊपर जो लग रहा होगा, जो लिक्विड है वो खींच रहा होगा इसको बाहर की तरफ, तो यहाँ पे सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा होगा F। T क्या है हमारे पास, टेंशन इन द वायर। ठीक है बेटा, आई होप ये बात सभी को समझ में आ गई होगी, कोई खास दिक्कत यहाँ तक तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए कहानी को देखते हैं और समझते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो नीचे की तरफ जो बैलेंस करने वाला फोर्स है वो T ऑफ cos ऑफ 90 माइनस थीटा है, यानी T ऑफ साइन थीटा के बराबर है। सेम नीचे की तरफ यहाँ भी देखें तो T ऑफ साइन थीटा के बराबर, यानी कि अगर हम लोग बोले तो जो हमारा फोर्स है कौन सा, सरफेस टेंशन का फोर्स है,
सरफेस टेंशन का फोर्स है वो किसके बराबर आएगा बेटा हमारे पास ट्वाइस ऑफ सर्फ टी इंटू साइन थीटा, जिसको हमने थीटा लिख दिया। क्यों बेटा? क्योंकि साइन थीटा अगर छोटा होता है या थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा को हम लोग टेन थीटा को थीटा लिख देते हैं। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ टी, ये टी साइन थीटा, ये टी साइन थीटा बन गया 2t साइन थीटा के बराबर। आइए सरफेस टेंशन का फोर्स आया हमारे पास। सरफेस टेंशन का फोर्स, सरफेस टेंशन का फोर्स किसके बराबर होगा बेटा? अब उस बात को आप समझें, सरफेस टेंशन का फोर्स किसके बराबर होगा। तो अगर आप याद करें बेटा तो सरफेस टेंशन का फोर्स हमारे पास किसके बराबर था? सरफेस टेंशन का फोर्स बराबर था हमारे पास फोर्स इनटू लेंथ के बराबर था। ठीक बेटा, तो फोर्स इनटू लेंथ के बराबर था सरफेस टेंशन का फोर्स। ठीक है, फोर्स इनटू लेंथ के बराबर था। फोर्स यहां पर क्या होगा बेटा हमारे पास? तो अगर हम लोग फोर्स को समझें तो जो फोर्स होगा हमारे पास वो सरफेस टेंशन का फोर्स, यहां पर फोर्स किसके बराबर होगा? 2 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन 2t किसके बराबर होगा बेटा? 2t क्यों लिया? क्योंकि सोप सॉल्यूशन है, तो 2t इंटू इसका लेंथ। अगर आप ये लेंथ को देखें, ये लेंथ को देखें तो ये आर्क के बराबर है, एंड आर्क के बराबर है तो हम लोग बोल सकते हैं 2 थीटा इंटू आर्क के बराबर, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू सरफेस टेंशन इंटू थीटा के बराबर। अरे बहुत ही बढ़िया, ये टेंशन निकालना था, इसको हम लोग सिग्मा ले लेते हैं। वैसे भी सवाल में हमारे पास सिग्मा दिया हुआ, तो अगर आप ध्यान से देखें 2 थीटा को हम लोग 2 थीटा को कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी सरफेस टेंशन की वैल्यू आई हमारे पास किसके बराबर आया? ट्वाइस ऑफ सिग्मा इंटू आर के बराबर। एक ऑप्शन ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या होता है? 2 इंटू आर हमारे पास डायमीटर होता है, तो सिग्मा इंटू डी के बराबर। ये दोनों केस या दोनों आंसर पॉसिबल है। ठीक है बेटा, तो क्या किया हमने कोई खास बात नहीं की, हमने सरफेस टेंशन का फोर्स को 2t साइन थीटा के बराबर किया। साइन थीटा छोटा था तो उसको थीटा लिख दिया। सरफेस टेंशन का जो फोर्स होगा वो सरफेस टेंशन इनटू 2 रहेगा, इनटू लेंथ रहेगा। तो 2 क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि फिल्म है, सोप सॉल्यूशन है, तो 2t आ गया। और जो लेंथ है हमारे पास वो आर्क के बराबर आया, तो अगर आर्क के बराबर आया तो हमने इसको बोल दिया किसके बराबर हो जाएगा? आर्क, दैट इज इक्वल टू लेंथ। आर्क इज लेंथ, लेंथ हमारे पास किसके बराबर? ये वाला आर्क का पोर्शन जो कि लेंथ है, तो वो किसके बराबर है? 2 थीटा इंटू रेडियस के बराबर, तो वहां से 2 सिग्मा इंटू आर के बराबर आया। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। ठीक, आइए हम लोग अब अपने अगले पार्ट पे चलते हैं, दैट इज एक्सेस प्रेशर। ठीक है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा डायग्राम बनाना होगा, तो हम लोग पॉज करते हैं, फिर डायग्राम पहले बना लेते हैं। चलिए, तो बहुत सारे डायग्राम वगैरह हमने कर लिए हैं, उसी को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सारे केस हो जाएंगे एक्सेस प्रेशर की, तो चलो समझते हैं। लिक्विड ड्रॉप है, इसका एक्सेस प्रेशर अपने से पूछा गया। आइए क्या क्या है, पहले है लिक्विड ड्रॉप, दूसरा है सोप बबल, फिर है एयर कैविटी, फिर है सिलिंड्रिकल जेट। उसके अंदर 2 पार्ट है। तो पहले समझे, मान लो यहाँ पर पहला अगर हमें क्या निकालना है? एक्सेस प्रेशर। तो समझे बेटा प्रेशर कहाँ से आएगा? प्रेशर आएगा हमारे पास वर्क डन से। ठीक है, वर्क डन क्या होता है? P इंटू डेल्टा V। ठीक है, तो हमें वर्क के 2 फॉर्म निकालना होगा। अभी अभी हमने देखा कि अगर हम लोग डिफरेंस इन एनर्जी करें तो भी तो वर्क ही होगा। तो अगर हम लोग E1 लिखें, E1 इस लिक्विड के लिए, तो E1 क्या आ जाएगा हमारे पास? सरफेस टेंशन को S लिख देता हूं अभी मैं, इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। लेट्स से इसको डेल्टा आर से आपने बढ़ाया है, तो E2 किसके बराबर आएगा? सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई इंटू आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर। ठीक है भाई, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, डेल्टा है। अब जरा समझो, जब हमने लिखा यहाँ पे सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई, इस पूरे टर्म को आप एक्सपैंड करो तो क्या आ जाएगा बेटा? आपके पास आर स्क्वायर आएगा प्लस 2r डेल्टा आर आएगा प्लस डेल्टा आर स्क्वायर। अपने को पता है डेल्टा आर छोटा टर्म है, इसका स्क्वायर तो और भी 0 के बराबर होगा, तो हमने क्या करा? डेल्टा आर स्क्वायर टर्म को 0 के बराबर कर दिया। सो डेल्टा आर स्क्वायर टर्म को हमने 0 के बराबर कर दिया, दोनों का डिफरेंस लिया। तो यहाँ का आर स्क्वायर ऊपर का आर स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या? ट्वाइस ऑफ आर ऑफ डेल्टा आर। यह आया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, आइए दूसरे कहानी पे आते हैं। हमें वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम भी था। प्रेशर किसका? इनसाइड वाला था, तो हमारे पास वर्क डन अगर लिखा जाए तो P इंटू डेल्टा V।
डेल्टा वी क्या आएगा, V2 माइनस V1। अच्छा बेटा, तो डेल्टा V बहुत ही बढ़िया, तो P 4/3 पाई को मैंने यहाँ रखा, इधर आएगा R प्लस डेल्टा R का क्यूब माइनस R क्यूब। अब जरा समझो कि हम लोग यहाँ पर क्या क्या बातें फिर से कर सकते हैं। ठीक है, 4/3 हाँ लिखा है 4/3। देखो बेटा R क्यूब रहा तो माइनस R क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर आएगा 3 टाइम्स ऑफ, ठीक है, R स्क्वायर इंटू डेल्टा R स्क्वायर इंटू डेल्टा R प्लस 3 टाइम्स ऑफ R इंटू डेल्टा R स्क्वायर। ठीक है, आपको a प्लस बी का क्यूब पता होगा, तो वो जो डेल्टा R का स्क्वायर वाला टर्म आया है 3R डेल्टा R स्क्वायर, वो वाला टर्म जीरो हो गया, क्योंकि डेल्टा R स्क्वायर को हमने कितना जीरो माना था, यानी कि यहाँ पर, और डेल्टा R क्यूब तो और भी जीरो हो जाएगा भाई, स्क्वायर जीरो तो डेल्टा R क्यूब भी जीरो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर वर्क डन हम लोग निकालें तो आ जाएगा प्रेशर इंटू 4/3 इंटू पाई, और यहाँ पर बच रहा होगा हमारे पास, आई थिंक बच रहा होगा 3R स्क्वायर डेल्टा R के बराबर, यह है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिलहाल के लिए हम इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं, नीचे रख लेते हैं। आइए, जैसे आपने दोनों इक्वेशन को बराबर किया, जैसे ही आपने दोनों इक्वेशन को बराबर करा, तो देखो क्या होगा बेटा, पहले तो यहाँ से 3 और 3 कट जाएगा, दोनों इक्वेशन को आपने बराबर किया, 4 पाई कट जाएगा, ठीक है, और क्या बच जाएगा, तो फ्रॉम 1 एंड 2, मैं 1 एंड 2 लिख रहा हूँ, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या क्या बातें हैं बेटा, तो हमारे पास आएगा सरफेस टेंशन, 4 पाई कैंसिल आउट हो चुका है, यहाँ पर बचा है ट्वाइस ऑफ R इंटू डेल्टा R, और दूसरे जगह हमारे पास बच गया है कितना, 4 पाई कैंसिल आउट कर दिया था बेटा, P इंटू R स्क्वायर इंटू डेल्टा R के बराबर, है ना, कुछ तो गड़बड़ लिखा है, डेल्टा R है यहाँ पर, सो डेल्टा R एक R कैंसिल आउट हो गया, सो जो एक्सेस प्रेशर है हमारे पास वो किसके बराबर आया, वो आया सरफेस टेंशन या ट्वाइस ऑफ सरफेस टेंशन बटे R के बराबर, ये आया एक्सेस प्रेशर। ठीक है, एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर कहने का मतलब क्या है, ऑफ कोर्स अगर आप समझे तो अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा बाहर के कंपैरिजन में, नहीं तो ये कंप्रेस हो जाता। तो सेम इक्वेशन को हम लोग ये भी लिख सकते हैं बेटा, क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सेम इक्वेशन को अगर हम लोग देखें तो इसको लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है बेटा, प्रेशर इनसाइड इज इक्वल टू प्रेशर आउटसाइड प्लस हमारे पास है 2P/R, ये भी फॉर्म कई बार हमसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आई होप ये बातें आपको दिख गई होगी। ठीक है, क्या क्या बातें आई हमारे पास, कि प्रेशर इनसाइड का फॉर्मूला 2T/R के बराबर। एक और तरीका होता है बेटा, अगर आप देखो तो ये वाला पार्ट हमारे लिए कॉनकेव है और दूसरा साइड हमारे पास कॉन्वेक्स है ना, तो ये कॉनकेव है, तो इसका लिखने का दूसरा एक और तरीका होता है, दैट इज प्रेशर ऑफ कॉनकेव माइनस प्रेशर ऑफ कॉन्वेक्स इज इक्वल टू, P को बाहर ले लिया, ठीक है, दोनों का रेडियस देखो बेटा, तो यहां का रेडियस R1 है, अगर R1 R2 अलग अलग होता तब, यहां पर तो हमारे पास 1/R प्लस 1/R है, मान लो अगर जो रेडियस है वो अलग अलग होता किसी केस में, तो यहां पर आता 1/R1 प्लस 1/R2। अब R1 R2 को अगर आप सेम कर दें तो आपका आंसर वही आ जाएगा जो अभी आया है। ठीक है, हम लोग एक जनरल केस की ऐसी बात कर रहे हैं जहां पर दोनों जो कर्व पोर्शन है ये, उसका रेडियस सेम ना हो, जैसे कि इस वाले में है, तो एक रेडियस इसके लिए तो R ही है, बट दूसरा इसके लिए रेडियस इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, उस पे आएंगे तब देखेंगे। फिलहाल हमें बात करें R1 R2 दो रेडियस है हमारे पास, R1 R2 इस सरफेस पे हमने देखा कॉनकेव अंदर का है, कॉन्वेक्स बाहर का है। ठीक, आइए सोप बबल पे आते हैं। तो जैसे ही सोप बबल पे आ जाए बेटा, तो हमारे पास क्या क्या कहानी बन सकता है, सोप बबल में सरफेस टेंशन ट्वाइस होता था, तो डेल्टा P इन केस ऑफ सोप बबल हमारे पास आया 4T/R के बराबर, 4T/R के बराबर। तो सोप बबल में हमने क्या करा, बस एक 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आइए फिर एयर इन कैविटी की बात करें। ये कैसा केस है समझिए, एयर इन कैविटी, एयर इन कैविटी, ठीक है, या एयर कैविटी का केस। तो कई बार क्या होता है, जो वाटर है उसके बीच में कुछ एयर बबल्स ट्रैप हो जाते हैं। इमेजिन करिए एक बहुत बड़ा टरबाइन है, जैसे आपको रोटेट करना है, आपने पानी को स्टोर करा, ऊपर से पानी नीचे गिर रहा, तो ड्यूरिंग जो फॉल है उस टाइम पे अगर कोई एयर पार्टिकल्स हमारे पास अंदर आ जाए, ट्रैप हो जाए, तो वो एयर कैविटी बना देगा। अब ये और पहला केस सेम है, क्यों, पहले में पानी अंदर था, एयर बाहर था, यहाँ पर एयर अंदर है, पानी बाहर है, तो यहाँ पर भी जो एक्सेस प्रेशर होगा बेटा एयर कैविटी का सेम रहेगा, दैट इज 2T/R, बट ये 2T/R। अब देखो मान लो ये पानी जो हाइट था या डेप्थ था h पे होगा, अगर डेप्थ h पे होगा,
तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इनसाइड किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस 2p/r। आई होप ये बात समझा होगा कि यहां से पानी अगर h डेप्थ है उसके ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर प्लस पानी का प्रेशर विच इज रो जी एच, वो हुआ इसके आउटसाइड का प्रेशर प्लस 2t/r। तो वो हमारे पास उसके लिए आंसर है। फिर आया हमारे पास सिलेंड्रिकल जेट। सिलेंड्रिकल जेट में अगर हम लोग देखें, हम इसका भी दो पार्ट है, एक तो लिक्विड जेट है, दूसरा सोप सॉल्यूशन है हमारे पास। तो यहां पर अगर एक्सेस प्रेशर हम लोग देखें तो इसकी वैल्यू होती है T/R के बराबर। क्यों? क्योंकि इसका 1/r का जो फैक्टर होता है, R2 का फैक्टर, वो दूसरा सरफेस स्ट्रेट होने के कारण इन्फिनिटी हो गया, तो R2 का फैक्टर 0 हो गया, 1/∞ 0 हो गया। अगर हम लोग बात करें, नहीं तो आप डायरेक्टली रिजल्ट भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सोप सॉल्यूशंस में बात करें तो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू इस बार आ जाएगी हमारे पास कितना, लिक्विड जेट के लिए 2t/r के बराबर। ठीक है, आई होप ये सारे फॉर्मूले आपको याद होंगे। पहला डेरिवेशन से स्टार्ट करते हैं, तो डेल्टा ई कैसे निकला हमारे पास, E1 माइनस E2 से किया, डेल्टा आर स्क्वायर को 0 कर दिया, तो पहला एक्सप्रेशन आया। फिर हमारे पास वर्क डन आया विच इज P डेल्टा V, तो V2 माइनस V1 करा, उससे हमने सिंप्लीफाई करा, तो हमारे पास एक इक्वेशन आया। दोनों को इक्वेट करके डेल्टा P निकाला हमने, जो प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप था वो निकाला। इस इनसाइड द ड्रॉप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, माइनस वाले पार्ट को दूसरे साइड भेज दिया। सो बबल के लिए ट्वाइस हो गया, लिक्विड या एयर ड्रॉप के लिए या एयर कैविटी के हमारे पास 2t/r के बराबर हो गया। सिलिंड्रिकल जेट में अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसके लिए हमारे पास t/r आया, दूसरे साइड में 2t/r आया। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले पार्ट में। ओहो, चलो एक दो केस और आते हैं हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सिर्फ बाकी रहेगा इन दोनों केस के बाद हमारे पास आई थिंक कैपिलरी राइज हमारे पास बाकी रहेगा। तो चलिए पहले इन दोनों को देखते हैं, होगा तो कैपिलरी राइज भी आज ही करके खत्म कर देंगे। आइए, तो हमारे पास पहला है कि दो ड्रॉप है हमारे पास, रेडियस R1 एंड R2 का सोप सॉल्यूशन का, ये आकर एक दूसरे से कंबाइन हुआ। आपने देखा होगा अगर आप सोप बबल फुला रहे हैं तो क्या हुआ, एक छोटा बबल गया, एक बिगर बबल था, उसको जाकर उसने कंप्रेस करा। अब समझो बेटा, किसका प्रेशर ज्यादा होगा, तो इस वाले का प्रेशर ज्यादा होगा, इसका कम होगा, तभी ऐसा शेप बना है। आपसे रेडियस ऑफ दिस इंटरफेस पूछा गया, कोई बात नहीं। तो हम लोग अगर डेल्टा P लिखें, डेल्टा P इज इक्वल टू P1 माइनस P2 हम लोग लिख देंगे, या डेल्टा P1 ये इक्विवेलेंट लिखते हैं, डेल्टा P2 लिख सकते हैं। डेल्टा P किसके बराबर था बेटा हमारे पास, वो था सोप बबल है तो 4t, तो यहां पर आया 4t/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4t/r1 माइनस 4t/r2 के बराबर। ठीक है, ये माइनस क्यों हुआ बेटा, क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा है, तभी इसकी तरफ ये प्रेस कर चुका है। तो 1/r इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आया, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2 के बराबर। यह है हमारे पास उसका आंसर। ठीक है, चाहो तो केस ही है, आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। अगला केस है, हमारे पास दो बबल है, या आप ड्रॉप मान सकते हैं, बबल ही मान लीजिए। यहां पर बोला गया कि जब आप ये नॉब को ओपन करते हैं तो ये 1 है और ये 2 है, तो किसका रेडियस बढ़ेगा या किसका रेडियस कम होगा, या एयर का फ्लो कैसा होगा। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि डेल्टा P हमारे पास क्या है, अगर एयर ड्रॉप है तो कांस्टेंट के टर्म्स में लिखते हैं हम लोग, कांस्टेंट/r के बराबर, मतलब जिसका रेडियस कम होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, P1 ज्यादा है P2 से। अगर P1 ज्यादा है P2 से तो एयर का फ्लो कहां होगा, तो फ्लो ऑफ एयर वो होगा हमारे पास 1 से 2 की तरफ। और रेडियस में क्या चेंजेस होंगे बेटा, तो इससे रेडियस, यहां से एयर पार्टिकल्स निकल रहे होंगे, मतलब जो इसका रेडियस होगा R1 वो डिक्रीज करेगा, बट R2 का रेडियस इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, आई होप ये बातें आपको यहां तक समझ होंगी। हम लोग कैपिलरी का डायग्राम बनाकर वो भी खत्म कर लेते हैं। चलिए, तो अब हम लोग कैपिलरी राइज पे आते हैं। हम लोग आ रहे हैं कैपिलरी राइज, कैपिलरी राइज में देख बेटा क्या हुआ कार्यक्रम। तो हमारे पास ये एक कंटेनर है, कैपिलरी का मतलब बहुत थिन रेडियस का या डायमीटर का पाइप है जिसको आपने रखा। तो आपने देखा होगा स्ट्रॉ में पानी ऊपर आ जा रहा है, यही बात है। ठीक है, अगर मैं इस पे एक आपको सिनेरियो बनाने बोल दूं कि मान लो, इमेजिन करो यहाँ पर एयर कैविटी का केस, तो आप क्या बोल पाएंगे कि बोलेंगे सर यहां से यहां तक इसका रेडियस होगा r,
ठीक है, ये रेडियस हमारे पास r हो जाएगा। अच्छा, ये वाला रेडियस किसके बराबर होगा बेटा हमारे पास, ये स्मॉल r के बराबर होगा, विच इज रेडियस ऑफ द पाइप। ठीक है भाई, ये हाइट यहां से यहां तक h के बराबर होगा। अच्छा, अगर हमें सरफेस टेंशन पता है बेटा, सॉरी क्या, एंगल ऑफ कांटेक्ट है ना, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट ये हमारे पास थीटा है। जैसे ही ये थीटा है बेटा हमारे पास, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। यानी कि अगर मैं cos थीटा को लिखूं, सो दैट इज इक्वल टू स्मॉल r बटे कैपिटल R, तो r की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल r बटे cos थीटा। याद रखना बेटा, स्मॉल r क्या है, रेडियस ऑफ द पाइप है, कैपिटल R रेडियस ऑफ द एयर ड्रॉप था। ठीक है, याद करिए कुछ बातें। एक्सेस प्रेशर, तो एक्सेस प्रेशर हमारे पास लिक्विड ड्रॉप के लिए क्या आया था, 2T बाई कैपिटल R के बराबर। एक्सेस प्रेशर को हम लोग और किससे बता सकते हैं, ये बिकॉज ऑफ एक्सेस प्रेशर के ऊपर गया है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको रो जी एच इज इक्वल टू 2T बटे कैपिटल R की जगह पर क्या लिख सकते हैं बेटा, स्मॉल r, और इनटू ऊपर चला गया हमारे पास cos थीटा। यानी जो h का एक्सप्रेशन है हमारे पास वो आया 2T cos थीटा बटे रो जी स्मॉल r के बराबर। cos थीटा क्या है बेटा, अगर आप याद करो तो थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट था, एंड वो लिक्विड या वाटर एंड ग्लास के लिए 0 डिग्री के अप्रोक्सीमेटली था, मर्क्यूरी के लिए वो 135 डिग्री के बराबर था। अब यहाँ पे कुछ बातों को समझें। अगर हम लोग इनसफिशिएंट हाइट रखते, तो इनसफिशिएंट हाइट कहने का मतलब क्या है कि हमने कैपिलरी को यहां से कट कर दिया, तो क्या होगा सिचुएशन। अब देखो यहां पर कि 2T cos थीटा, इसको ऑल्दो मैंने रेडियस को बिगर बनाया है, बट वो बिगर नहीं है, उसको आप चाहो तो पास भी कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको सेम रेडियस को भी रख सकते हैं। ये पाइप का रेडियस अलग नहीं है, फिर से बता रहा हूं, चाहो तो, बट वो थोड़ा काम दिक्कत हो जाएगा। इस ये यहां तक है, बट अभी आपको देखने में नहीं लगेगा, तो रहने देते हैं। मुझे जो समझाना उस बात पे आता है, पाइप का सेम है, बस रेडियस ऑफ द मेनिस्कस चेंज हुआ होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें बेटा, तो हम लोग क्या बात किए थे, अगर इस इक्वेशन को लिखें तो हम लोग लिख सकते थे h इज इक्वल टू 2T बटे रो जी कैपिटल R भी लिख सकते हैं। R क्या था, रेडियस ऑफ द ड्रॉप था। ठीक है, तो मेरा जो पर्पस था, ये ड्रॉप का बिगर रेडियस आपको दिखाना था। तो अगर आप 2T बाई रो जी को देखें तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, मतलब h इंटू आर का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, विच मीन्स h इंटू आर का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। ये r क्या है, रेडियस ऑफ द ड्रॉप। तो अगर यहां पर देखें बेटा, तो जैसे ही h ज्यादा था, अगर h ज्यादा रहेगा तो रेडियस ऑफ द ड्रॉप कम रहेगा, h कम हुआ तो रेडियस ऑफ द ड्रॉप क्या हो जाएगा, हमारे पास बढ़ जाएगा। अगर h और कम हो गया तो रेडियस ऑफ द ड्रॉप हमारे पास और बढ़ जाएगा। यानी बस ये याद रखना है कि रेडियस ऑफ दिस 3 फेजेस अगर बोला जाए कि h1 इज मोर देन h2 इज मोर देन h3, तो हमारे पास क्या होगा, रेडियस 1 जो कैविटी का या मेनिस्कस का रेडियस होगा, दैट इज लेसर देन द r2 एंड लेसर देन द r3, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, आइए, इसी पे कई बार ग्राफ भी बनता है एच एन आर का, तो एच एन आर का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा रहेगा, इधर स्मॉल r या इधर कैपिटल R, सॉरी h एंड कैपिटल R के बीच का ग्राफ रहता है। ठीक, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारे पास कई बार आपने देखा होगा, हमारे पास 2 ग्लास के प्लेट है, उसके अंदर आपने लिक्विड डाल दिया और उसको खींच रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, वही केस है ये। ठीक है, तो जरा समझे कि क्या है, यहाँ पर लिक्विड ड्रॉप है जिसको आप खींच रहे हैं, 2 ग्लास प्लेट के ऊपर से खींच रहे हैं। तो अब देखो, फिर से बात देखो, यहाँ पर हमारे पास एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा होगा हमारे पास, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा हो गया। ठीक, अगर इसको आप समझें तो इसका कैविटी कुछ ऐसा होगा, ठीक है, जो कि एग्जैक्टली वो और ये सिलेंडर के जैसा होगा, मतलब समझे तो ये ऐसा गया होगा ना बेटा, ये ऐसा गया होगा, ये प्लेट है, तो प्लेट अगर है तो ये सिलेंडर के जैसा अंदर गया होगा। तो सिलेंडर के लिए एक्सेस प्रेशर अगर हम लोग लिखें तो डेल्टा पी किसके बराबर था, लिक्विड ड्रॉप के लिए P बटे R के बराबर था। अब यहाँ से R के बीच में एक रिलेशन निकल जाएगा, कितना निकलेगा बेटा, ये हाइट कितना है d/2, तो हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू d/2 ऑफ R। तो R की जगह पर अगर हम लोग रिप्लेस कर दें तो डेल्टा P की वैल्यू आ गई हमारे पास ट्वाइस T इंटू cos थीटा बटे D के बराबर, वेयर D इज सेपरेशन विद इन द प्लेट के बराबर। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग फ्लूइड के सारे कंसेप्ट कर चुके हैं।
अब आप लगभग 12-13 वीडियो होंगे या हाँ 13 वीडियोज आसपास होंगे, तो आप इस सारे वीडियोस को देखें, आपके फ्लूइड के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मैक्सिमम केसेस बन जाएंगे। इससे रिलेटेड कुछ और अच्छे सवाल भी हैं जो हम लोग फर्दर आगे डालते रहेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।